हेलो फ्रेंड्स, रत्नेश CS चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु परीक्षा 2026 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटे के बटन को ऑल प्रेस कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत ज़रूरी पॉइंट किसी भी नए व्यूअर्स के लिए, पुराने व्यूअर्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट सूचना होती है। संचालनालय आवेदन पत्र भरने की अंतिम प्रारंभ तिथि है 7 मई 2026। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 21 मई 2026। आज 10 मई 2026 हो चुका है। आपके पास अभी हैं 11 दिन हैं अंतिम तिथि भरने के लिए। इसके बाद 24 मई जून 2026 बुधवार से प्रारंभ होगी परीक्षा। बाकी सब वही बातें होती हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए होती हैं, ठीक है। ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। प्रश्नों की संख्या 100। पाठ्यक्रम में विवरण में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस बार पाठ्यक्रम में अगर तार्किक शक्ति और सामान्य ज्ञान नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी सामान्य ज्ञान आ जाता है, तो अच्छा है। यहाँ पर मेंशन है अलग से, मतलब सामान्य ज्ञान मेंशन नहीं है। 100 अंक का पेपर रहेगा, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस एग्ज़ाम की भर्ती परीक्षा की है 10th क्लास। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। ओके, तो इस परीक्षा में बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी कम से कम 10th पास है और 10th पास के आधार पर ये इस तरह की वैकेंसी बहुत कम आ पाती हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर बहुत भयंकर कंपटीशन होने की संभावना है और बहुत ही भारी संख्या में फॉर्म पहुँचने की भी संभावना मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद वही सब जो हर एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के लिए होता है। अब हम अगला मेन फोकस करते 1200 पद रहेंगे, ठीक है। और वही रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट फोकस इसकी परीक्षा के पाठ्यक्रम पर। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम जैसा कि मैंने बताया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का रहेगा, है ना। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जो कि हमारे लगभग हाई स्कूल के सब्जेक्ट हुआ करते थे। संस्कृत इसमें नहीं है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट मेंशन है संस्कृत को छोड़ के। हाई स्कूल में हमारी 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम आगे बढ़ते हैं, इसमें परीक्षा के पाठ्यक्रम पर फोकस करते हैं। तो अध्याय 4 अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी पद हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम। अब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे सेक्शन को। हिंदी सब्जेक्ट, गणित, मैथमेटिक्स, विज्ञान, साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में यदि हिंदी की बात करें तो 5 सेक्शन में, यानी 5 सब सब्जेक्ट में ये सेक्शन में, टॉपिक में ये मेंशन है। काव्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण, रचनात्मक लेखन और कृतिका भाग 2। ऐसे ही गणित का पूरा सिलेबस है। विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान 4 पार्ट में डिवाइड है। इतिहास, भूगोल, मतलब ये सब्जेक्ट हुआ करते थे। इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र अंग्रेजी का सिलेबस है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हिंदी का सिलेबस देखेंगे, ऐसे ही फिर गणित का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी में सबसे पहले काव्यखंड मेंशन है। काव्यखंड का मतलब यहाँ पर है
सूरदास के पद, सूरदास के पद, सूरदास जी जो हुए हैं उनके जो पद हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तुलसीदास, तुलसीदास जी में क्लियर मेंशन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हुआ था उसके जो पद हैं वहाँ से क्वेश्चन भाव 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 से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उनके संवाद के भाव क्या रहे हैं। देव, देव ये एक्चुअली में जो रीति काल हुआ है, रीति काल में ये श्रृंगार रस के कवि रह चुके हैं देव, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक, उनका महाकाव्य कामायनी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद। निराला, निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण भी इनको कहा गया है, और छायावाद की 4 स्तंभों में इनका नाम भी आता है। इसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन एक प्रसिद्ध रह चुके हैं, बिहार के हैं ये नागार्जुन साहित्यकार, ठीक है। इसके बाद आता है गद्य खंड। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा गद्य है और स्वयं प्रकाश उनके लेखक का नाम है। रामरक्ष बैनीपुरी लेखक हैं, निबंधकार हैं, और बाल गोविंद भगत उनका गद्य है। यशपाल, यशपाल हमारे साहित्यकार, और लखनवी अंदाज उनका साहित्य। मनु भंडारी एक आधुनिक साहित्यकार लेखिका हो चुकी हैं, और हो चुकी क्या है, एक कहानी यह भी से यहाँ उनको मेंशन है। व्याकरण, व्याकरण में हिंदी व्याकरण जो सरल हिंदी व्याकरण, रस नवरस की बात होती है। अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनके उदाहरण आते हैं और पूछते हैं कि इसमें से कौन सी संधि है, ठीक है, या इनमें से कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या निम्नलिखित उदाहरण में कौन सी संधि है। समास, 6 प्रकार के समास है, उन समास के उदाहरण एग्जाम में आते हैं और वहाँ से पूछा जाता है कौन सा समास है। लोकोक्तियाँ से मतलब कहावतों से मतलब है, जैसे कि कहावतों का मतलब है, कहावत में आपने सुना होगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, इस टाइप से जो कहावतें हैं, कहावतों के अंदर एक पूरी तरह से कहानी होती है, इसीलिए उसे कहावतें बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा घोड़े बेचकर सोना, ये तो मुहावरा है, ठीक है। मुहावरे घोड़े बेचकर सोना, या फिर ना नाक कटाना, या फिर दांत खट्टे करना, मुहावरे होते हैं। मुहावरे और कहावतों में ये अंतर होता है कि मुहावरों में जैसे क्या होता है, उसका एक अर्थ होता है, ठीक है, और उस अर्थ के बाद उसका वाक्यों में प्रयोग हमने हिंदी में पढ़ा है। लोकोक्तियाँ थोड़ा सा मुहावरे से बड़ी भी होती हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तुकबंदी होगी या थोड़ी सी उसके अंदर कहानी होगी, ये कहा जाता है लोकोक्तियाँ, ठीक है। इसके बाद लोगों में कही हुई उक्तियाँ, है ना, कथन कह सकते हैं। लोकोक्तियों से मतलब ये है। छंद, छंद होता है, छंद मतलब, है ना, जहाँ पर कोई ना कोई नियम होता है उसे छंद बोलते हैं। और छंद में कौन सा मेंशन है, दोहा और चौपाई। तो दोहा का की एक विशेषता है, चौपाई की एक परिभाषा है, इनमें क्या अंतर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कवि लेखक परिचय, याद रखना, कोई भी जैसे कोई भी छंद है, अब इस छंद से सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है। जो एमसीक्यू पैटर्न होता है उसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसी की जा सकती है कि सिंपल से सिंपल टॉपिक को भी कठिन एमसीक्यू डिज़ाइन किया जा सकता है, और ये एमसीक्यू डिज़ाइन की स्टाइल होती है, ठीक है। कवि लेखक परिचय, कवि लेखक परिचय से मतलब ये है कि जो महत्वपूर्ण कवि लेखक हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, है ना, या फिर हमारे फणीश्वर नाथ रेणु हैं, या हमारे प्रसिद्ध है ना जो कवि लेखक हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी हुए हैं, बाल कवि बैरागी हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि लेखक का मुझे जहाँ तक सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। रचनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन में कंपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं। पत्र लेखन, ठीक है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, यहाँ से क्वेश्चन। निबंध,
निबंध में वर्णनात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं, कई प्रकार के निबंध हो सकते हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश, अपठित गद्यांश पद्यांश से मतलब ये होता है, एक्चुअली में अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है, जिससे क्या होता था, हम जब स्कूल कक्षा में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा अपठित गद्यांश पद्यांश लिखा रहता था। उसका मतलब ये होता था कि जैसे आपकी हिंदी साहित्य की किताब है, हिंदी की किताब है, तो जो गद्यांश और पद्यांश होगा उस किताब में से नहीं होगा। जैसे आप 6 क्लास में हो तो आपकी 6 क्लास की किताब में से नहीं होगा, वो 7th 8th की में से हो सकता है, या कहीं और से भी हो सकता है। बस इतना सा मतलब रहता है, ठीक है। और इसके आधार पे कुछ उसके भाव से संबंधित, उसके वर्णन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें सॉल्व करना होता है। गद्यांश पद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रैक्टिस करके पहले से हम अच्छे नंबर इसमें पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर मेंशन है, और 3 प्रकार की मेंशन है। माता का आंचल, है ना, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 प्रकार की जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और ये जॉर्ज पंचम की नाक जो व्यंग्य है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। और उसकी उसकी जो ये जो कहानी है या उपन्यास हैं जो भी हैं, व्यंग्य हैं, उनमें से उनके भाव से संबंधित क्वेश्चन, उस कहानी से संबंधित क्वेश्चन, उसके संवादों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। विज्ञान में, विज्ञान को हमने पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है। उसके बाद 11th-12th में यदि PCM लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है ना, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान। PCB रहते हैं तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञान में तीनों चीज़ें मेंशन है, आप देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएँ केमिस्ट्री, अम्ल क्षार केमिस्ट्री, धातु धातु केमिस्ट्री, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवंशिकता, ये बायोलॉजी का पार्ट है। जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस, नियंत्रण एवं समन्वय प्रजनन रिप्रोडक्शन, आनुवंशिकता जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में क्वेश्चन कौन है इसके अभी खोज करता है में नाम आता है, मेंडल का नाम आता है, ठीक है। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम वगैरह, प्रकाश वर्तन परावर्तन कैसे होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र में कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करती है, तो कौन करती है, पुतली करती है। मानव नेत्र में कौन सा भाग मतलब दानों प्रत्यारोपण के काम आता है, तो लेंस का होता है, कार्निया होता है, मतलब कार्निया भाग दान किया जाता है। विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, ठीक है, को सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव, यहाँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है। और हमारा पर्यावरण, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, है ना, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, है ना, डिकम्पोजर, है ना, कार्नी वायरस, हार्नी वायरस, ये ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ये किसी भी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। इवन राज्य सेवा परीक्षा या फिर संघ लोक सेवा की परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मेरा ये कहना है कि UPSC पास करनी है, PPSC पास करनी है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में इससे बिल्कुल प्यार करना पड़ता है। कुल मिला के आपकी इच्छा हो या ना इच्छा हो, लेकिन आपको यदि MPPSC या UPSC पास करनी है तो आपको इससे प्यार करना पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। ये मेरा बिल्कुल कहना है। ये और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद क्लियर मेंशन है कि इतिहास में क्या पढ़ना है। एक तो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई, है ना, सुधार क्या सुधारात्मक
परिवर्तन हुए, ये सब राष्ट्रवाद में। यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली में पुनर्जागरण, जर्मनी में फांसीवाद, इटली में नाजीवाद, है ना, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, रूसी क्रांति, ये सब यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। भूगोल, भूगोल में संसाधन, तो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज और विनिर्माण उद्योग। कृषि में खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, कृषि की विभिन्न विधियाँ, हरित क्रांति, सब कुछ हो सकता है। खनिज होते हैं। ठीक है। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। राजनीति में पॉलिटी, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लोकतंत्र, ये 4 चीज़ें मेंशन है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी यदि आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है। ठीक है। उसके लिए आप प्रॉपर हमारा बुकलेट में रहेगा और वहीं से बिल्कुल, है ना, वही टॉपिक से संबंधित। अब जैसे एनसीईआरटी में आप में यदि सेल्फ स्टडी है, कंप्रेंशन की पॉइंट है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं कि हाँ। और दूसरी बात क्या है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़नी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है इसके लिए भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। अर्थशास्त्र, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख वैश्वीकरण, ये पूरे ये चारों जो पॉइंट लिखे हुए हैं अर्थशास्त्र के, इससे संबंधित एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके अंदर बिल्कुल सब्जेक्ट, मतलब लेसन है ना, टॉपिक है पूरा। ठीक है। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें एनसीईआरटी में काफ़ी दिया हुआ है। ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ सामाजिक विज्ञान ख़त्म होता है। अब आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी, इंग्लिश, फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज एंड पोइट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फ्लीट, ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स और डिटरमाइनर्स क्लियर मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग, लेटर, ऐसे। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है, ऐसा कुछ पता लगा है, या फिर लोगों का एक क्या मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, अपना परसेप्शन हो सकता है, दृष्टिकोण हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा पता लगा है कि व्यापम की परीक्षाओं में सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन रहते हैं, या सिलेबस से बहुत ही टफ क्वेश्चन रहते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉइंट आउट करते हैं सिलेबस को, ऐसा कुछ पता लगा है। तो कंपैरिजन के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको सिलेबस से बाहर कहना कोई ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि जैसा पेपर होता है उसके बाद उसी के आधार पर हमें तैयारी करनी होती है। पुराने पेपर हमारे लिए लाउड हाउस का काम करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ग्रुप 4 और ग्रुप 5 की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो पेपर आए हुए हैं उनका सिलेबस है, उनको सिलेबस को देख के यदि वो सिलेबस से मैच खा रहा है उसके बाद वहाँ क्वेश्चन कैसे आए। ज़्यादातर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में मैंने ये देखा है कि एक तो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है और फिर हिंदी, इंग्लिश, है ना, एप्टीट्यूड, इस तरह से क्वेश्चन सेक्शन बटा रहता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होता है पोस्ट के हिसाब से। ठीक है। तो यहीं के साथ हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा है ये। इसके अलावा मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव इमेजेस भी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए तैयार की हैं, वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ यदि आप मुझे व्हाट्सएप पर पिन अप करेंगे। ठीक है। तो यहीं के साथ ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक ये वीडियो पहुँचाएँ, जिससे और लोग भी इस सिलेबस को समझ सकें, एग्ज़ाम में तैयारी कर सकें, और उनको गाइडेंस के लिए उनको हमारी गाइडेंस मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ और हॉस्पिटल असिस्टेंट की शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। हो सकता है अगला वीडियो हम अस्पताल सहायक की वर्क प्रोफाइल के बारे में बनाएं, इसकी चुनौतियों के बारे में बनाएं। हालांकि हमारा जो पोस्टर है उसमें सब कुछ मेंशन है, लेकिन पाठ्यक्रम से संबंधित ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा। फिर से आपको मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।